हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन बैंक का कैसे क्लियर करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एक साल या उससे ज़्यादा से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एक टाइम के बाद आपके सारे प्रीलिम्स निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मेंस नहीं निकलेगा तो ऑफ कोर्स आप जॉब तो नहीं ले पाएंगे, जो कि हमारा अल्टीमेट एम है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि केवल दो सेक्शन डिस्कस करूँगा, क्वांट और रीजनिंग। कैसे हम क्वांट और रीजनिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है क्वांट के लिए वो ये है कि आपको आपके जितने भी टॉपिक्स और उस टॉपिक्स के जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सब के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वांट में क्या होता है कि मेंस में कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। सपोज़ कोई डीआई आ गई या डेटा सफिशिएंसी आ गई, जिसमें सपोज़ एक क्वेश्चन परसेंटेज का है, दूसरा क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, तीसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। और आपको परसेंटेज तो आता है बट आपको मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये स्किप करते हैं, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। और ये टॉपिक बहुत मस्ट है और अब तो नंबर सिस्टम भी आने लग गया है। तो एक भी टॉपिक और उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर एक पॉइंट हमने कवर करके चलना है, ताकि हम एक भी कमी लेके मेंस एग्जामिनेशन में ना बैठें। एक बार जब आपने ये टॉपिक सब टॉपिक्स ये सब खत्म कर दिए तो उसके साइड बाय साइड आपको इसका रिवीजन मस्ट है। रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन से मेरा मतलब है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, कि ये नहीं कि आपने 1000 क्वेश्चंस कर दिए। उससे बढ़िया आप केवल 400 क्वेश्चंस करो और उन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार और दोबारा करो, मतलब रिसॉल्व करो। तो आप वो कितने 1000-1200 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो भी रिवाइज होते रहेंगे। इसके साथ साथ मेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लंबे लंबे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लॉजिकल डीआई हर दिन एक लॉजिकल डीआई करिए और एक मेंस की सिंपल डीआई करिए अर्थमेटिक की। तो 2 डीआई यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ अर्थमेटिक के बड़े बड़े क्वेश्चंस करिए, परसेंटेज के, एवरेज के, बोट एंड स्ट्रीम के बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपकी डेटा सफिशिएंसी भी आ जाएगी, जिसमें आपके अलग अलग कंसेप्ट लग रहे होंगे अलग अलग टॉपिक्स के। और फिर इसके साथ साथ मिसलिनियस क्वेश्चन उठाने बहुत ज़रूरी है। मिसलिनियस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पेपर का लेवल टफ बना, क्योंकि अब जैसे नोटिस कर रहे होंगे इस बार भी क्वांट का लेवल टफ ही था, IBPS PO में भी और SBI PO में भी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम मिसलिनियस टॉपिक पढ़ते रहें साइड बाय साइड, क्योंकि कभी कभी क्या पता हमसे लॉजिकल डीआई भी ना बने और वहाँ पे बाकी और कंसेप्ट भी ना बने। तो इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है वो रह जाता है मिसलिनियस। तो मिसलिनियस में क्या करना है, कोई भी एक PDF कोर्स खरीद लो, या जो मैं पर्सनली क्या करता था स्टार्टिंग में, आशीष अरोड़ा सर की टेलीग्राम पे जो चैनल है वहाँ पे सर मंथली PDF देते थे। तो वहाँ से आप ये मिसलिनियस टॉपिक कवर कर सकते हो, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो कर रहे हैं ना, ये प्रीलिम्स लेवल के नहीं करने हैं, ये मेंस लेवल के करने हैं, टफ लेवल के उठाने हैं। फिर इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आपने वीडियो से प्रैक्टिस कर ली या जिस भी सर से आप पढ़ते हो उन सर की वीडियोस देख के, मेंस की वीडियो देख के आपने प्रैक्टिस कर दी, फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है। कि सपोज़ वही जो मैंने पहले कहा, या किसी PDF से कर ली या किसी मैगजीन से कर ली, या मॉक लगा लिए, सेक्शनल मॉक, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का मॉक लगा दिया मेंस का। वहाँ से आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है और जिस क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो उस क्वेश्चंस में एक अलग से एक नोटबुक बनानी है। एक सिंपल सी नोटबुक बना देनी है, जिस क्वेश्चन में आप फंस गए, अटक गए, वहाँ पे वो क्वेश्चन लिख देना है और जहाँ से आपने वो क्वेश्चन करा है सोर्स से, उस सोर्स का भी नाम लिख देना है। फिर 3-4 दिन के बाद वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है। फिर देखना है कि हाँ मैं दोबारा उसमें अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ। अगर फिर से अटक रहे हो तो फिर 3-4 दिन के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपके कंसेप्ट वीक हैं, जो आपके बेसिक्स वीक हैं, वो आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका मैंने बहुत ध्यान रखा था। कि कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं मेंस एग्जामिनेशन देने से पहले, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चंस में हम फंसते भी हैं, लेकिन हम फिर दोबारा उसको रिसॉल्व नहीं करते। तो हमें, चाहे आप मॉक से भी क्यों ना कर रहे हो, आप वो लिख दो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है और ये इस मॉक का है और इस क्वेश्चन का नंबर ये है, और फिर उसको 3-4 दिन के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा दो, ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं। फिर उसके साथ साथ सेक्शनल मॉक देना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें, अगर अभी आप स्टार्टिंग में, तो हफ्ते में 1 सेक्शनल मॉक, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो हफ्ते में 2 से 3 सेक्शनल मॉक लगाने बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप सेक्शनल मॉक दोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपके क्वांट में 40 to 50% मार्क्स आ सकते हैं। और 40 to 50% मार्क्स लाना एक बहुत गुड अटेम्प्ट्स माने जाते हैं।
और इसलिए ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज खरीदें। एक ही सेक्शनल मॉक का आप 2 से 3 बार 2 बार तो मिनिमम दे ही सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 सेक्शनल मॉक है तो 20 सेक्शनल मॉक तो यही हो गई। और अगर 20 सेक्शनल मॉक हो गए तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने का तो बंदोबस्त हो ही गया। फिर उसके बाद जो मैंने सोर्स यूज़ किया था क्वांट के लिए, वो तो सबसे पहले मैंने आशीष अरोड़ा सर जो भी कहते थे मेंस के लिए, मतलब मैं उनकी वीडियोस तो पूरी नहीं देख पाता था, लेकिन यह है कि जो उनकी पीडीएफ्स रहती थी उनको मैं ज़्यादातर कंप्लीट तो नहीं कर पाता था, लेकिन हाँ हर टॉपिक के उसमें से 10-10 क्वेश्चन तो करते ही था। फिर उसके साथ मैंने पीडीएफ गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स लिया था। तो उसमें जो हर एग्जामिनेशन होता है ना, जैसे आईपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस या क्लरिकल मेंस भी, तो उसके लिए अलग से वो बंडल पीडीएफ बनाते थे। मतलब वो तो आप इकट्ठे खरीद सकते हो, वो इकोनॉमिकल है, बट ये है कि आप अलग से भी, मतलब वहाँ पे इतना कंटेंट है मेंस के लिए कि उसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना भी सफिशिएंट, ये जो पॉइंट है ना 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप ये 7 पॉइंट भी कर लेते हो तो ये गारंटी है कि आप क्वांट में एटलीस्ट 30-40% भी मार्क्स स्कोर कर रहे हो। और अगर 60 नंबर का पेपर है, अगर आप 18 से लेकर 20 भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता फाइनल सिलेक्शन लेने से। ठीक है, तो क्वांट में आपको ये चीज़ें करनी है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए भी वही कंसेप्ट है कि सबसे पहले आपको देखो, रीजनिंग में बेसिक्स तो कुछ खास रहते हैं नहीं, सिंपल से रहते हैं, जो मैंने प्रीलिम्स की वीडियो में भी कहा था कि आप बहुत जल्दी उसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जो मेन चीज़ जो रीजनिंग में है वो होती है मिसलिनियस की प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं कि हम पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट लगाने में लग जाते हैं मेंस के, लेकिन हम जो मेन चीज़ भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं मिसलिनियस की प्रैक्टिस करना। मिसलिनियस में आता है इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन वाले क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट जिसको मशीन भी कहते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स जो मैंने इस्तेमाल किए थे, बेस्ट सर थे जो इसके लिए, वो थे पुनीत सर। अंकुश लांबा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मिसलिनियस में, मेंस की मिसलिनियस के लिए मैंने पुनीत सर को वो किया था, पुनीत सर को मैं फॉलो करता था। तो आप यहाँ से कर सकते हो। मिसलिनियस कवर करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप रीजनिंग के हर टॉपिक के कम से कम 1 से 2 सेट लगा रहे हो मिसलिनियस के, वो करना बहुत ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ अगर आप पीओ की बात करूँ मैं, तो पीओ की मेंस की अगर आप एक पजल और एक सीटिंग अरेंजमेंट भी लगा रहे हो, मिलके आप 2 क्वेश्चन भी कर रहे हो, पीओ की बात कर रहा हूँ, क्लरिकल में 4-5 कर सकते हो। यहाँ आप मिनिमम अगर 2 भी कर रहे हो तो ये मोर देन इनफ है। फिर इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप एक जो बुक आती है एनालिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग की, आप वो वाली बुक फॉलो कर सकते हो। और क्रिटिकल रीजनिंग छोटा तो सिलेबस है नहीं, तो अगर आप अभी से उसको पढ़ना चालू करोगे तो ये फिर आपको बाद में हेडेक नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत सारे सब टॉपिक्स है। क्योंकि वो ये कभी कभार क्या हो जाता है, खुद आपसे देखना कि कभी कभी इतना गंदा पेपर भी आ जाता है कि आपसे पजल्स भी नहीं बन रही होगी, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे होंगे, और आपको मिसलिनियस भी नहीं दिख रहे होंगे, जो कि इस बार के एसबीआई पीओ में इसमें भी हुआ था कि मिसलिनियस क्वेश्चन तो थे ही नहीं। तो वहाँ पे रामबाण क्या आ जाता है तुम्हारे पास, क्रिटिकल रीजनिंग। तो आप क्रिटिकल रीजनिंग की जितनी बेहतरीन प्रिपरेशन करोगे वो सबसे बेस्ट है। यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हो कि क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाने का, और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से कर सकते हो। बुक ले सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग की, जो कैट के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेस्ट है। क्रिटिकल रीजनिंग इस मस्ट, ये टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये रामबाण सिद्ध हो सकती है मेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी कभी कभी। और इसके साथ साथ सेक्शनल मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है रीजनिंग में, क्योंकि आप जब सेक्शनल मॉक लगाओगे तो आपको फिर पता चलेगा कि मुझे किस स्ट्रेटजी के साथ रीजनिंग वाला सेक्शन अटैम्प्ट करना है मेंस एग्जामिनेशन में। कि पहले मुझे मिसलिनियस करने हैं, फिर उसके बाद मुझे देखना है कि वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद उन पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में जाना है जिनकी आपने पहले से काफ़ी प्रैक्टिस करी हुई है। और इसमें भी वही पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप जितने रिजॉल्व करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा करेंगे, जितने वैरायटी के करेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ इसमें डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आते हैं जो क्वांट में भी आते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप मिसलिनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि रीजनिंग में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने इसमें सोर्स यूज़ किए थे मैंने वही पुनीत सर को फॉलो करता था। तो पुनीत सर जो जो क्वेश्चन कराते थे मैं वो सारे करता था।
पुलिसर के क्वेश्चन। फिर उसके साथ साथ गाइडली तो मस्ट है। गाइडली का बंडल PDF कोर्स खरीद लो आप 2024 वाला। मैंने तो 2023 वाला खरीदा था, 2024 वाला खरीद दो। उसमें जितने भी PO मेंस एग्जामिनेशन होंगे, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेंस के, वो सारे के सारे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, जितने टफ क्वेश्चंस करोगे, उतने आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है मेंस एग्जामिनेशन में, वो उतना बढ़िया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए उतना ही। और अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि GA की स्ट्रेटजी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी कैसे मैंने यूज़ करी, तो कैसे मैंने इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 26 स्कोर किया था RRB PO मेंस एग्जामिनेशन में। और GA में भी मैंने कैसे 15 के आसपास स्कोर किया था 40 में, जिसमें कि सेक्शनल कट ऑफ केवल 2 नंबर गई थी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।